नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम में आपको किसी न किसी शख्सियत से मिलवाते हैं और करते हैं उनसे नए विषय पर सलाह मशवरा। आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है श्री सिल्वेस्टर किशपोट्टा, जिन्होंने उराव जनजाति के लिए बहुत काम किया है। उसके समग्र विकास के लिए वे निरंतर कार्यरत हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास करते रहते हैं कि उराव जनजाति की संस्कृति, उसकी कला और उसकी बोली और उसकी लिपि ये सब लोग समझें। इस पर वो बहुत काम कर रहे हैं। तो चलिए आज हम उनसे जानते हैं उराव जनजाति के बारे में। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी उराव जनजाति के बारे में कि ये कहाँ की है और कैसे हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फलीभूत हुई है। जगह-जगह इसके बारे लोग रहते हैं और इसकी कला और संस्कृति को समझते हैं। इस बारे में आप बताइए। विशेषकर ये उराव जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के जशपुर और रायगढ़ जिले में कॉन्सेंट्रेटेड है। जी। उधर उड़ीसा में भी है और झारखंड में रांची और पलामू पालकोट जिले में है, सिमडेगा आदि जिलों में है। तो ये बहुत यानी 3 प्रदेशों में बिखरी हुई है और अब शिक्षित हो गए हैं तो पूरे इंडिया में फैल गए हैं। जैसा कि मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आप जनगणना विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर रहे हैं जी। और आपको कई जनजातियों के बारे में जानकारी भी है। तो उस समय जब आप विभाग में कार्यरत थे तब उराव जनजाति की जनसंख्या कितनी थी और आज कितनी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में उस समय करीबन 3 साढ़े 3 लाख जनसंख्या थी। अब विभाजन होने के बाद 1,60,000 हो गई है और पूरा इंडिया में देखने से असम और नॉर्थ ईस्ट सब में मिला करके कम से कम 73 लाख लोग हैं हम लोग। और देखा जाए तो नेपाल और भूटान और बांग्लादेश को मिला करके 90 लाख होते हैं। तो इतनी हमारी तो संख्या लगभग हम क्या है पूरे भारत में 90 लाख के करीब उराव जनजाति नहीं, की जनसंख्या 73 लाख हैं। अच्छा, 73 लाख के 73 करीब लाख हम हैं, मान हाँ। सकते हैं। ये जनजाति कब अस्तित्व में आई? जैसे कि सिंधु सभ्यता के बारे में लोग जानते हैं, बैगा जनजाति के बारे में लोग जानते हैं, भील भिलाला के, लेकिन उराव जनजाति के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो ये कहाँ और कब इसका शुरुआत हुई? है तो बहुत पुराना, क्योंकि इसके 2 धारा हैं। एक नर्मदा के किनारे अपना मोहनजोदड़ो हड़प्पा के वहाँ से, और एक उधर दक्षिण की ओर 2 ग्रुप में ऐसे विभाजित हो गए। इसलिए हमारी भाषा तमिल भाषा से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। अच्छा, तो आपकी उराव जनजाति की जो भाषा है मतलब तमिल से मिलती जुलती है। मिलती जुलती। इसका कुछ नाम है मतलब आपकी इसका जनजाति की जो भाषा हमारे का? जो लैंग्वेज है उसका नाम है कुड़ुख। कुड़ुख। और उसकी लिपि है। अब लिपि हमारा डेवलप हो गया है। डेवलप होने के बाद अभी हमारे इस भाषा का, उसको हम भाखा बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उसके 6 तो स्वर हैं और 6 दीर्घ स्वर हैं और 35 उसके व्यंजन हैं। तो अभी हमारे बहुत सारे अभिलेख हैं। और वैसे देवनागरी लिपि में हमारे समाज के लोग, बहुत सारे लोग, कोई IAS हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई यानी एंथ्रोपोलॉजी में, समाजशास्त्र में, थियोलॉजी में, तर्कशास्त्र में, ये सब लोग बड़ी बड़ी किताब लिखे हैं जो कि देवनागरी लिपि में और अंग्रेजी में छपी हुई है। इससे कोई रिफर नहीं करता है। इसकी कोई लाइब्रेरी है या इसकी कोई डिक्शनरी है या इसके कोई किताब है, मतलब कैसे हम इसको देख सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो ये 2004 और 5 में एक मौसम विभाग के डायरेक्टर थे, उसका नाम था अशोक बखला। उन्होंने जब जर्मनी में उसका वहाँ की लाइब्रेरी में हमारी भाषा को देखा और फिर 2006 से इसको विकसित करने के लिए उसकी लिपि तैयार की गई और बहुत सारे लोग इसमें अभी काम कर रहे हैं। और रांची विश्वविद्यालय में इनका एक विश्वविद्यालय में पूरे इनके करीबन 30 लोग PhD कर रहे हैं। मतलब उराव जनजाति भाषा में? कुड़ुक भाषा में, हाँ। अच्छा, कुड़ुक भाषा में PhD कर रहे हैं। PhD कर रहे हैं। भाषा की बात करें या उराव जनजाति की बात करें, इसका जो विकास है, इसका जो समग्र विकास आप लोग करें, कैसे कर रहे हैं? विकास तो अभी हम लोगों को भाषा के माध्यम से ही करना है। इसलिए हम गांव-गांव जाते हैं और अपनी भाषा की महत्व को बताते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन है आजकल हमारा ये तोलंग सिक्की लिपि को जो है के द्वारा और
देवनागरी लिपि में भी लिखा जाता है और देवनागरी के साथ साथ में इसके लिए अपनी लिपि से भी पत्रिका वगैरह छपा जा रहा है। अच्छा। और गांव-गांव जा करके हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो खास तौर पर अगर हमें इसकी संस्कृति देखना है, हमें इनके कल्चर के बारे में पता करना है, इनकी वेशभूषा, इनके खान-पान के बारे में अगर हमें जानना है, तो हमें किस जगह जाना चाहिए? ये जो कुड़ुख भाषा है वो 3 विकास खंड में कॉन्सेंट्रेटेड है और खाँटी बोलते हैं। वो है कुनकुरी, तपकरा और दुलदुला विकास खंड में ये लोग खाँटी बोलते हैं। बाकी सुरगुजा, बगीचा और झारखंड, उड़ीसा, ये सब जो है कोई खड़िया, कोई मुंडा और संथा और सादरी लैंग्वेज से ये लोग प्रभावित हुए हैं उधर। अदरवाइज असली खाँटी उराव जो है ये जसपुर के ये 3 विकास खंडों में कॉन्सेंट्रेटेड है। वर्तमान में तो वो छत्तीसगढ़ में आता है। छत्तीसगढ़ में आता है। आज के जो नवयुवक है जो इस जनजाति से जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? उनकी क्या स्थिति, उनकी क्या शैक्षणिक? आज की स्थिति ये है कि हम भी चिंतित हैं, पूरा समाज चिंतित है, क्योंकि उसमें एक चीज़ घुस गया है जिसे हम किसी और समाज का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके कारण से हमारा समाज विभाजित हो जा रहा है। और विभाजित होने का मुख्य कारण जो है एक ड्रिंक है, जिसको पहले तो स्वनिर्मित ड्रिंक रहता था और आज जो है एकदम आर्टिफिशियल ड्रिंक आने लगे हैं। तो वो काम कम कर रहे हैं, पी ज़्यादा रहे हैं और पढ़ाई रुक जा रहा है। इसलिए हम लोग चिंतित हैं, अपने भाषा को भी संभाल नहीं पा रहे हैं, कल्चर को भी मेंटेन करने के लिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर था वो सामुदायिक सामाजिक काम होता था। पहले जो भी काम होता था मिलके करते थे। खेत में करना है या जंगल में कुछ काम करना है या कोई बड़ा बांध बनाना है तो सब गांव वाले मिल करके श्रमदान करते थे, मजदूरी नहीं करते थे। और वहाँ से लेके आज मेरा काम करना है, कल आपका काम करना है, तो सब मिल करके करते थे। और अब वो कल्चर खत्म हो गया और अब जो है केवल एकला चलो रे ऐसा वाला शुरू हो गया है। लोग सब्जी भाजी पैदा कर रहे हैं, पढ़ाई के बदले में लोग 8वीं के बाद आगे हायर सेकेंडरी करना मुश्किल हो जा रहा है। तो इसकी क्या विशेषता है? किस तरीके का खान-पान होता है? किस तरीके की पूजा होती है? आप थोड़ा इस बारे में बताइए। हमारे यहाँ मुख्यतः तो साग भात खाने वाले थे, पर धीरे-धीरे जो जंगल खत्म हो रहा है तो नॉनवेज भी खाना लोगों को अब नहीं मिल रहा है। अभी तो आपके इस पोल्ट्री फार्म सबसे लोग यानी ले करके खा रहे हैं, नहीं तो सब कुछ घर में पैदा करते थे। जी। आपके यहाँ कोदो मिलता है, कुटकी मिलता है, किस तरीके का आपके यहाँ पे मिलेट्स मिलते हैं? आजकल तो मिलेट्स का बहुत ज़माना आ गया है। सबसे पहला तो कुटकी होता था, जो कुटकी सबसे पहले पैदा होने वाला फसल है। उसका एक त्योहार मनाते थे, उसको पुनी पर्व कहते थे। उसका सूजी बना करके शक्कर के साथ मिला के एक रात पहले, और वो पुनी पर्व पूर्णिमा का दिन अगस्त में मनाते थे। और उसी को फिर यानी वही हमारा पहला अनाज होता था। और जो कोदो बोल रही है वो सबसे आखिरी में उसको काटा जाता है। सब फसल समेट लिया जाता है, उसके बाद में कोदो को समेटा जाता है। तो जैसे फसल लगाई जाती है और जब फसल पक जाती है उस समय क्या सेरेमनी होती है, क्या त्योहार मनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों का जो फसल समेटने के बाद एक फग्गू त्योहार होता है। फग्गू त्योहार एक ऐसा इम्पोर्टेंट त्योहार है, ये फाल्गुन महीने में होता था। और फग्गू और करम ये विशेष त्योहार है। ये जब यहाँ तो अभी आपके रिसोर्ट में ऐसा लग रहा है कि हम बादल खोल जंगल में हैं, है ना, वो ऐसा ही घना जंगल था उस समय। तो क्या करते थे, फग्गू त्योहार में ये लोग एक पूजा करते थे। पूजा में पुराना चावल का रोटी बनाते थे, उसके बाद में भात तैयार करते थे, चावल को पकाया हुआ को भात बोलते थे। और फिर मांस के लिए एक मुर्गी मारते थे, स्पेशल मुर्गी, वो केसरिया कलर का होता था। और उसको वो कुंवारी होती थी, वो अंडा देना शुरू नहीं करती थी, उसको चढ़ाते थे। और उसको उसके खून को मिला करके और अरवा चावल को मिला करके फिर वो पेड़ को टीका लगाते थे, सराई पेड़ को। और ये समय
ये लोग उस समय जो है वो जब तक फग्गू त्योहार नहीं होता था तब तक कोई फल नहीं खाता था, नया फल कोई नहीं खाता था, नया पत्ती में कोई भोजन नहीं परोसा जाता था, सब्जी नहीं दी जाती थी और फल फूल नहीं खाया जाता था, आम फल कुछ भी नहीं खाते थे। और जो खाया उसको वो लोग स्वीकार नहीं करते थे, उसको सुतबुड़ा कहते थे। सुतबुड़ा एक ऐसा शब्द है जिसको आप जान सकते हैं, छुआछूत। अच्छा। और किसी लड़की को उस पीरियड में बच्चा हो गया उसको भी स्वीकार नहीं करते थे, है ना, क्योंकि उस समय सब स्वच्छ रहना पड़ता था। और उसके बाद में एक पूजा होती थी जिसको बोलते हैं चाला टोंका में। चाला टोंका मतलब होता है कि जैसे जंगल है तो जंगल के बीच में कोई एक जगह पूजा स्थल होता है, उसको सरना कहते हैं। वहाँ पर सेमल का एक डाली, सेमल जानती हैं आप? हाँ, सेमल का पेड़ और एक अरंडी का पेड़, उसकी डगाल को काट करके लाते थे, वहाँ गाड़ते थे और उसको पुआल और घास को लपेट करके वो खड़ा कर देते थे। तो वहाँ पर हमारा पुजारी बैगा होता था और पुजारी जो पूछता था वो ये बैगा जो है पूरब की तरफ मुँह करता था और वो पश्चिम की तरफ करता था। और पूजा समारोह होने के पहले एक गाना गाते थे, आना आदि मुजरना मलका नीलिम बंगायो, ऐसा एक गाना है, उसको सब मिले हुए लोग रहते थे, सब गाते थे। उसके बाद में पूजा होता था। और पूजा में ना बहुत टिपिकल चीज़ आपको कभी पहली बार सुनेंगे आप। उस समय 4 प्रकार की मुर्गा काटते थे। सफ़ेद मुर्गा भगवान के लिए, लाल मुर्गा गांव के लिए, उसके बाद में काली मुर्गी होती थी वो भूत के लिए यानी देवी के लिए, जो कि वो हमारे गांव को प्रभावित करने वाली समझ करके काली मुर्गी मारते थे। और एक केसरिया जो है अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए काटा जाता था। और उस समय जो बैगा की पत्नी और पुजारी की पत्नी दोनों नहा करके आते थे और वो लोग एक चिलगी बाकना मतलब जागू ने हड़िया तैयार करने के लिए, चावल पकाने के लिए वो नहा करके आते थे और पकाते थे और उसी से हड़िया तैयार करते थे। और हड़िया तैयार करके जब तैयार हो जाता था तब फिर वहाँ पूजा होता था। उसके बाद में पुजारी जब पूजा खत्म हो जाता था तो फिर उसको पुजारी जो है उस डगाली को 3 बार काटता था और उसको जला देता था। जलाने के बाद वो आम का, जामुन का, कटहल का पेड़ में उसका लुहड़ को टांग देता था। और गांव में जो नया शादीशुदा लड़का होता था और बहू, वो लोग ये सराय का जो फूल होता है उस फूल को लेकर के ये घर घर में निमंत्रण देने जाता था और सबके कान में, लड़कों का में या पुरुषों का में कान में लगाता था और लड़कियों का में वो अपने जूड़े में लगाती थी। और पूरे गांव में इस तरह से ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। ये हमारा कल्चर था और सब मिलके करते थे। और मैं इतना समाज को इतना बताने का प्रयास करता हूँ कि हमारी संस्कृति को जाने। खद्दी पूजा वो सूर्य और धरती माँ की पूजा होती है। से सूरज और धरती माँ का विवाह किया जाता है उस पूजा में, ताकि वो सूरज से हमको ऊर्जा मिले और जमीन को जो है, जो केसरिया मुर्गी का जो दान चढ़ाते हैं ना, रक्त और उसका, तो उससे जो है प्रकृति हमको अच्छा फसल दे, अच्छी फसल दे। उरांव जनजाति जो है प्रकृति उपासक माने जाते हैं। अच्छा सर, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ठीक है। और फिर इस ब्रेक के बाद हम और जानेंगे आपकी संस्कृति के बारे में और किस तरीके की वेशभूषा और किस तरीके के नृत्य वगैरह किए जाते हैं, इस बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है।
ब्रेक के बाद सर फिर से स्वागत है। जैसे आपने धन्यवाद। आपकी अनूठी त्योहार के बारे में बताया कि किस तरीके से भगवान की पूजा की जाती है और त्योहार मनाया जाता है। अब ये जानना चाहेंगे किस तरीके के नृत्य भी एक अलग तरीके का होता होगा आपका जनजाति में, तो उस बारे में आप बताइए? गीत, संगीत, नृत्य? वेशभूषा में आदमी लोग जो है धोती और ऊपर अभी तो सारे लोग पैंट कमीज भी पहनने लगे हैं। पहले तो केवल धोती पहनते हाँ, थे, लेकिन खाली हाँ, आप बदन वो रहते वाला थे। बताइए जो जिस तरीके की ओरिजिनल ओरिजिनल। ओरिजिनल तो केवल लंगोट पहनते थे हमारे समाज के लोग, जी, जी। और औरत लोग भी अपने कमर तक ही पहनते थे, ऊपर ब्लाउज वगैरह कुछ नहीं होता था। हमारे पूर्वजों का उस समय दृष्टिकोण ही गलत नहीं था। ये हमारी वेशभूषा थी और उसी से हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, जी, हमारे समाज ने किया है। जी। और और नृत्य आज के बारे में बताइए, नृत्य, गीत, नृत्य संगीत? हम लोगों के यहाँ कई तरह का होता है। एक तो जेठवारी होता है, जेठवारी गाना अलग से होता है। वो होता है आपका मार्च से लेकर के जून 15 तक होता है। जी। उसके बाद आषाढ़ी गाना होता है, उसको चाली डंडी भी बोलते हैं। उसमें भी गाने के लिए अलग अलग ताल रहता है, मांदर का है ना, ढोल का। जी, जी। तो वो जून से लेकर के सितंबर तक रहता है। जी। उसके बाद में करम शुरू हो जाता है, तो सितंबर से लेकर के नवंबर तक अभी तक वो करम गीत गाया जाता है। जी, जी। अब करम गीत खत्म होने के बाद हम लोगों का शुरू होता है, इस समय फसल समेट लिया जाता है। समेट लेने के बाद फ्री रहते हैं, तो इस समय शादी का कार्यक्रम होता है। जी। शादी का कार्यक्रम में ये लोग शादी का गाना आप लिख नहीं पाएंगे, इतने इनके पास गाने का संकलन है, जी, जी। हजारों में है ना। तो ये लोग नाचते समय भी हर एक का स्टेज अलग होता है, स्टेप अलग होता है। जी। अब कहीं आप डांस देखेंगे इनका, तो इनके स्टेप को आप कम से कम 28 से ज़्यादा स्टेप्स हैं इनके जी, जी। नाचने का। जी। तो ये अभी बहुत सारा डेवलप हो गया है। जी। ये हम लोगों का ये आपकी संस्कृति में इस तरीके। संस्कृति में ये आता है। जी। अब जैसे हम सरकार की योजनाएँ के बारे में अगर हम बात करें, तो जनजातियों से जुड़ी हुई कई लाभप्रद योजना है, तो उसको उन बच्चों को जानकारी देना और उसका वो लाभ लेना, उसके लिए आप कैसे मदद करते हैं? और ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में भी आप बताइए। सरकार उसके लिए एक स्कॉलरशिप योजना बनाई है, जो कि सभी बच्चों को जो हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक जो स्टडी करते हैं उनको स्कॉलरशिप देती है। वही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा आधार बना है। हमारे समाज के बड़े बड़े जो भी डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, एसडीओ है, सब उसी के आरक्षण के और स्कॉलरशिप पाने का उनको सहारा मिला, इसलिए वो लोग इतना पहुंच पाए हैं। तो किस तरीके का वनोपज वहाँ मिलता है और उस वनोपज को एक नाम मिला हो और उसकी कोई दवाइयाँ बनती हो, उस बारे में भी आप बताइए? सबसे पहले तो महुआ है। महुआ का जंगल है, उससे दो चीज़ प्रोडक्ट होता है। एक तेल निकालते हैं उसके फल से, और इसको खाने का काम आता है। उसको लिकर भी लोग बनाते हैं, इससे जूस भी बनाते हैं, मिठाई भी बनाते हैं महुआ से। और आपको पता नहीं चलेगा कि आप महुआ का मिठाई खा रहे हैं। तो ये एक बन रहा है। उसके बाद में हर्रा बोलता है, बहेड़ा है, चिरौंजी है, कुसुम है। कुसुम आपके जंगल में होगा यहाँ पर। हमारे यहाँ चिरौंजी भी है, महुआ भी है। और एक चीज़ हमारे यहाँ ख़त्म हो गया, वो आपके जंगल में है, सलिया पेड़ बोलते हैं। ये सलिया पेड़ है, वो उससे माचिस की कड़ी बनाई जाती थी, वो काट के ख़त्म कर दिया। और इसमें दवाई बनाने के लिए कुजूर, एक हमारा सरनेम भी है, एक कुजूर, ये इसका बेल होता है, उसका फल से तेल निकालते हैं। वो सभी प्रकार के दर्द और ये सब के लिए उसको तेल से मालिश किया जाता है। तो सर, आपने आपकी संस्कृति के बारे में बहुत अनूठी बातें बताई, और क्या विशेषता है इस बारे में आपने बताया कि किस तरीके से आपकी संस्कृति आगे बढ़ी है, और उसके अलावा आप अपनी संस्कृति के समग्र विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, उस बारे में भी आपने बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।